मैं समझता हूँ कि सरकार वहाँ पर अपना डिक्टेटरपना दिखा रही है। अपनी सरकार की पावर सरकार ने दिखा दी कि सिखों के गुरुद्वारों के ऊपर हमारा कब्जा है। उसके पीछे उसकी मंशा गोलक लूटने की है सरकार की। और इतनी खतरनाक इन्होंने बिल पास किया। सिख कौम में कभी दो टांगों वाला इंसान किसी भी धार्मिक संस्था का पैटर्न हो ही नहीं सकता। हमारा पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब है। भाई खट्टर साहब, हरियाणा के सिखों के ऊपर तो तू पैटर्न लगा रहा है, गुरुद्वारे के ऊपर अपना भी एक पैटर्न बना लेना विधानसभा में। हरियाणा के सिखों के साथ बहुत बड़ा मजाक सरकार ने किया है। खट्टर साहब ने जो कमेटी के मेंबर बनाए उसने तो अपने वर्कर बनाए। कल को उनको वोटा चाहिए, यहाँ वोटों की राजनीति हुई तो कल तो हद ही हो गई। उनके 38 मेंबरों में से कुछ आगे गुंडागर्दी भी करने लगे। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ जगदीश सिंह झिंडा साहब हैं जो कि हरियाणा गुरुद्वारा जो मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा, आपको पता है पहले हरियाणा के कुछ गुरुद्वारे जो हैं वो एसजीपीसी के अंडर आते थे। एसजीपीसी ही देख रेख या संभाल करती थी। झिंडा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि हरियाणा वाले को जो हैं उनको ही ये मिलनी चाहिए सेवा कि वो देख रेख करें। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार फैसला आता है और जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन अब क्या है कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक अस्थायी कमेटी बनाई गई है और कमेटी में जो लोग शामिल किए गए या बनाए गए हैं उनको लेकर झिंडा साहब ने कहा है कि वो कमेटी सरकारी है। उस कमेटी में बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। एक और बात करेंगे वो बाद में, लेकिन इस पर झिंडा साहब आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये जो कमेटी बनाई है अस्थायी, ये सरकारी कमेटी है और इसमें बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ऐसा है क्या? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੀ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ माननीय मुख्यमंत्री सरकार ने बनाई है, ये मैं अपने आप नहीं किया। सरकारी कमेटी 13 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧਮੀਜਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮੂਣਕ ਹੋਵੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। अच्छा, हुण तुसीं की करोगे अगर इदां दी कमेटी मतलब सरकार ने बना दी ऐसी कमेटी, तो आप फिर अब अभी क्या करेंगे? ऐसा जी, मैंने 20 तारीख को एक अल्टीमेटम दिया था सरकार को 31 मार्च तक का, 31 दिसंबर तक का, ठीक है, कि या तो सरकार जो लोग सरकारी संगत सरकारी कमेटी मान रही है, आरएसएस की मान रही है, या तो 15 लाख का मैंडेट करवाया सरकार द्वारा, और या इस कमेटी पर विचार करने के लिए कुछ संगत के प्रतिनिधि अपने पास बुलाए। तो यदि उन प्रतिनिधियों को और या संगत का मैंडेट ये कहता है कि ये कमेटी ठीक है तो हम भी कमेटी को स्वीकार कर लेंगे। ना सरकार ने मैंडेट करवाया और ना हमारे सिख प्रतिनिधियों के साथ बैठना उन्होंने चीज़ समझा। मैं समझता हूँ कि सरकार वहाँ पर अपना डिक्टेटरपना दिखा रही है। अपनी सरकार की पावर सरकार ने दिखा दी कि सिखों के गुरुद्वारों के ऊपर हमारा कब्जा है। उसके पीछे उसकी मंशा गोलक लूटने की है सरकार की, या गुरु घरों के ऊपर सारे ऑल ओवर कब्जा करने की, यह सरकार की मनसा मुझे इसमें लग रही है। ये जो अभी विधानसभा का सेशन था, इसमें एक एक्ट भी उन्होंने बिल भी लेकर आए हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर, वो क्या है और चुनाव कब करवाने वाले हैं? ऐसा जी, मैंने डिमांड रखी है भी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराओ। मेरे कहने पर मैंने 10 दिन पहले मांग उठाई थी। एचएस भल्ला को उन्होंने
इलेक्शन कमीशन तो नियुक्त कर दिया, अभी जुडिशल कमीशन की मैं डिमांड कर रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव इलेक्शन वोटें भी बननी है और हल्का बंदी भी होनी है। जो विधानसभा की आप बात कर रहे हो उसमें एक बहुत प्रबल और इतनी खतरनाक इन्होंने बिल पास किया कि चाहे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, कोई भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऊपर कभी पैटर्न नहीं लगता। अच्छा। सिख कौम में कभी 2 टांगों वाला इंसान किसी भी धार्मिक संस्था का पैटर्न हो ही नहीं सकता। हमारा पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब है। तो कोई इंसान 2 टांगों वाला क्या गुरु ग्रंथ साहब की कर सकता है? हमारे तो गुरु सिख कौम के लिए तो गुरु, मैं को तो सारी दुनिया के लिए गुरु ग्रंथ साहब इतने पवित्र ग्रंथ है दुनिया में, इनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। जब आप गुरु ग्रंथ साहब अपने घर लेकर जाते हैं कितना आदर सम्मान करते हैं। हमने इनको, हमारे गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। हमने तो गुरु को ग्रंथ ही गुरु मान रखा है और पढ़कर गुरु की दे, वो तो एक इंसान की तरह है। जब एक इंसान को कौम का गुरु है तो फिर उसके बराबर में कौन दूसरा पैटर्न हो सकता है? हम जहाँ भी मीटिंग करते हैं, कोई भी हम मीटिंग करें, कोई भी हरियाणा कमेटी, दिल्ली कमेटी, श्रोमणी कमेटी फैसला करे, मीटिंग करे, तो गुरु ग्रंथ साहब की सरपरस्ती के हेठ होता है। तो दूसरा सरपरस्त लगाने का ये काम किया। हुड्डा साहब की मैं सुन रहा था, उन्होंने सरकार को कहा भाई खट्टर साहब, हरियाणा के सिखों के ऊपर तो तू पैटर्न लगा रहा है गुरुद्वारे के ऊपर, अपना भी एक पैटर्न बना लेना विधानसभा में। यहाँ भी तू कहता कि वो पैटर्न को आज्ञा देगा, तू भी तो आज्ञा देने वाले, तू वाली नाल थोड़ा पावरफुल है, तू भी अपने ऊपर आज्ञा देने वाला कोई पैटर्न बैठा दे, ताकि कुछ जब तू गलत काम कर लगे पैटर्न तुझे समझा सके। इसलिए ये तो एक, मैं समझता हूँ कोई हरियाणा के सिखों के साथ बहुत बड़ा मजाक सरकार ने किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है और सारी हमारी परंपरा को तोड़ रहे हैं। और गुरु ग्रंथ साहब के समान एक व्यक्ति को खड़ा जो सरकार करना चाहती है, मैं कहता हूं कि ये इनके लिए एक काला दिन है जब इन्होंने पैटर्न का जो विधान बिल है वो पास किया है। बहुत बड़ा मौका हरियाणा वालों को मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आप एक अलग कमेटी बनाइए, एसजीपी से अलग हुए आप, एक बहुत बड़ा दिन था वो आपका। लेकिन अभी अगर मौका मिला है तो कभी बलजीत सिंह दादूवाल का नाम आता है, कभी आपका नाम आता है, अभी जो नए अस्थाई प्रधान बने हैं कमेटी के उनका, तो क्यों नहीं सभी मिल बैठ के कि ये सेवा संभाल लें जो गुरुद्वारों की है, मिल बैठ के? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सारे एक सहमति से? और आपने तो लंबी लड़ाई मिली है, आपको मौका मिलना चाहिए था उसका। देखो ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो सारे हरियाणा के सिखों में इतनी बड़ी खुशी का माहौल हुआ जैसे दिवाली मना रहे हो, या घर में कोई बहुत बड़ा उनके घर बेटा, या ऐसी खुशी सारे हरियाणा के सिखों ने। मगर वो खुशी ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाई, तो उसके ऊपर कलंक लग गया, ग्रहण लग गया उसके ऊपर, जब 1 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी कमेटी की घोषणा कर दी। वो कलंक लग गया, वो खुशी पे ग्रहण लगा दिया सरकार ने, तो उसी दिन से उस कमेटी का विरोध होना शुरू हो गया। तो जब प्रधान की हमारी कोई लड़ाई नहीं, मैंने जो 22 साल तक लड़ाई लड़ी, मैंने कभी ये नहीं कहा भाई जो जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनेगी कानूनी तौर पर, उसका मैं प्रधान की लड़ाई नहीं लड़ता रहा, मैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई लड़ता रहा। जब वो कमेटी बन गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, तो मेरा उद्देश्य वहाँ पूरा हो गया। मैंने ना कभी प्रधानी की लड़ाई लड़ी है, ना कभी होंद की लड़ाई लड़ी है। मैं तो कहता था, मैं तो खट्टर साहब से भी कह के आया था, खट्टर साहब मुझे मेंबर डालो या ना डालो, मगर लोग ऐसे मेंबर डालने जिन्होंने संघर्ष किया, जो पूर्ण गुरसिख हों। मगर खट्टर साहब ने मेरी भावना को नहीं समझा, तो मुझे कहने लगा कि मैं कमेटी की लिस्ट तैयार की है, आप इस पर गौर कीजिए। मैं खट्टर साहब, मेरे लिए सारे हरियाणा के सिख बरोबर हैं, आप किसका नाम रखो किसका ना रखो, ये जो मेरे से ना करवाओ, आप जो 41 मेंबरी कमेटी बनाओगे मुझे मंजूर होगी। मैं अपनी बात पर पक्का रहा, मगर खट्टर साहब ने उस टाइम मेरी भावना को नहीं समझा।
वो कहता है हमने तो जब आपकी कमेटी बन रही थी 2014 में एक्ट पास हो रहा था, तो जो आज अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने पौना घंटा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 2014 में विरोध किया और वॉकआउट भी किया। वो खट्टर साहब यदि मेरी भावना को समझे, भाई जिंदा साहब हमने तो आज तक तेरी कमेटी का बीजेपी तो विरोध करती रही है, अब सुप्रीम कोर्ट के आने के फैसले के बाद हमारी सरकार है तो हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ रहा है, तो हम कमेटी क्यों बनाए? कमेटी तो आप लोगों बनाओ जिन्होंने संघर्ष किया हुआ है। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो राजनीति करना चाहते थे, अपनी वोटें चाहिए थी। यदि मेरी कमेटी होती तो वो मर्जी है उसकी, किसको वोटें दिलवाती किसको ना दिलवाती। तो खट्टर साहब ने जो कमेटी के मेंबर बनाए उसने तो अपने वर्कर बनाए, कल को उनको वोटें चाहिए, यहाँ वोटों की राजनीति हुई। अच्छा, एसजीपीसी को लेकर बहुत आरोप लगते हैं, बातें उठती हैं कि एसजीपीसी किसी एक पार्टी के अंडर में काम करती है पंजाब में, है ना, कि वो दखल उनका रहता है। तो क्या हरियाणा में भी वही आपको लग रहा है कि ये जो कमेटी बनी है या आगे बनेगी उसमें मतलब सरकार का दखल होगा, किसी एक पार्टी का दखल होगा? ऐसा है जी, ये तो साबित हो गया, अब कहने की कोई जरूरत ही नहीं रही। सरकार ने जो कमेटी गठित की वो अपनी की, अपने वर्करों को की, और सरकार ने इसके ऊपर दखल अंदाजी नहीं की या काबू कर लिया हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इनडायरेक्ट रूप में गुरुद्वारों के ऊपर, अपनी गोलकों के ऊपर कब्जा करवा लिया है इन्होंने। तो कल तो हद ही हो गई, उनके 38 मेंबरों में से कुछ आगे गुंडागर्दी भी करने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से सलाह कर रहा हूं कि जो 100 साल पुराना 1925 में एक्ट बना था उसको 100 साल हो चुके हैं, निजाम बदल चुके हैं। जैसे 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गया, 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हो गए, स्टेटें अलग हो गई। अब उस 100 साल के अंग्रेजों के कानून को बदलना चाहिए। श्रोमणी कमेटी का भी इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। डीसी हमारी रक्षा करने वाला कौन होता है? डीसी ने उस टाइम की थी जब अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों ने जब सिखों में आपस में झगड़ा हुआ, मारकाट शुरू हुई, सैकड़ों कुर्बानियां करनी पड़ी, तो अंग्रेज राज ने रिसीवर जो है डीसी को लगाया पंजाब में गुरुद्वारों का प्रबंध करने के लिए। तो पहली मीटिंग इस वजह से डीसी के अध्यक्षता में हुई थी। अब 100 साल हो गए, अब तो सरकारें बदल गई, अलग प्रदेश बन गए, अलग स्टेटें अलग बन गई, तो अब वहां डीसी का कोई काम नहीं। अब तो या अकाल तख्त साहब का जैसा अध्यक्षता करे और या हरमंदिर साहब का हेड ग्रंथी अध्यक्षता करे, वो निजाम चला गया है। इसके लिए मैं जल्दी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं और इस निजाम को बदल रहा हूं। ये ही पौड़े की जड़ है। जब डीसी आता है और सारा कंट्रोल, हल्केबंदी करनी, वोटें बनानी, ये सारा जब सरकार करेगी तो सरकार इंटरफेयर करती रहेगी। इसको हटाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और ये सारा का सारा प्रबंध इलेक्शन कमीशन में खुद कमेटियां करेगी, चाहे हरियाणा कमेटी हो, चाहे दिल्ली कमेटी हो, चाहे श्रोमणी कमेटी हो। वोटें भी वो खुद अपने खर्चे पर बनवाएगी, हल्काबंदी भी खुद करेगी। ये सारी पावर जो है सिखों के पास जाएगी, सिखों कमेटियां के पास जाएगी। सरकारी दखल अंदाजी बिल्कुल इससे खत्म किया जाएगा, और खत्म होने के बाद तभी ही इसके सरकारों की इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी। एक आखिरी सवाल है, आज आप डीसी पंचकुला से मिले हैं, आपने ज्ञापन दिया है कि नाडा साहब में कुछ जोर जबरदस्ती हुई है, वो क्या हुआ है? जोर जबरदस्ती क्या है जो नई कमेटी कर रही है? यही इसी बात का मुझे खंदाशा था जो कल वापर गया। कुछ लोग जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अपने आप को मेंबर समझते हैं, मैं परसों तक तो उनको मेंबर समझ रहा था, माननीय, पर जो कल उन्होंने हरकत की तो वो लुटेरों जैसी हरकत थी, गुंडों जैसी हरकत थी, बदमाशों जैसी हरकत थी। क्या हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमने इसीलिए बनाई थी? क्या सरकार ने ऐसे गुंडे उसमें बेच के करने थे? यही हमने 22 साल लड़ाई का हमें मिला। ये लोग सभी दुकानदार हैं, इन लोगों ने 22 साल तक मेरे संघर्ष किया। कल को यही इन्हों लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो लोग जो विरोध कर रहे थे वो इनको कल दुकानें तोड़ने आ गए। 22 साल का खमियाजा इन्होंने ये मिला, 22 साल का इनको ये मान ये मिला, और 22 साल में इन्होंने ये लड़ाई लड़के अपने करोड़ों रुपए खर्च करके हरियाणा कमेटी को बनवाया, और इनके ऊपर अटैक हुआ और इनकी दुकानों को तोड़ने के आगे यही फल मिला हमें। गुरुद्वारा नाडा साहब के बाहर बनी दुकानें हम देख रहे हैं सालों से बनी हुई है, तो क्यों वो इनको ये हटा रहे थे, क्यों तोड़ना चाहते थे इनको? हाँ, उनके पीछे उनकी अपनी लालसा मंशा है, क्योंकि वो बहुत कीमती जगह है। वो कहते हैं कि इन दुकानों को हटाकर वो सारे अमीर लोग हैं, चाहे वो गुरविंदर धमीजा हो, चाहे ये मान हो। मान का तो मुझे पता लगा है कि उसका तो काम बदमाशी करना है, पैसे ऐंठना है, लोगों से पैसे लेता है, वो 2 नंबर के सारे काम करता है। उन लोगों की सारे अमीर लोग हैं, उनकी मंशा यहाँ पर हम बड़े बड़े शोरूम बनाएंगे, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर आती है। ये कब्जा करके दुकान गरीबों की छप्पर हटा के वो अपने वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम करने चाहते हैं और आय का साधन बनाना चाहते हैं।
तो डीसी ने क्या कहा है? डीसी साहब मिले नहीं, हमने तहसीलदार को मेमोरेंडम दिया है और हमने मांग रखी है उसमें कि जो कल वाकया हुआ वो बहुत मंदभागी घटना है, इससे बड़ी मंदभागी घटना नहीं हो सकती। जो गुरु घरों का प्रबंध करने वाले लोग हैं, जो अपने को प्रबंध कमेटी का मेंबर मानते हैं, वो डकैत बन के आए और उन्होंने डाका डालना शुरू किया। उनके सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दफ़ा 294, 395, 397 के तहत उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। यदि उन लोगों को गिरफ्तार ना किया गया तो हम अगला एजिटेशन सरकार झेलने के लिए तैयार रहे। सुना आपने जगदीश सिंह जिंडा जी को। दरअसल आपको पता है इन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी कि अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने हरियाणा में, और वो हो भी गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। लेकिन उसके बाद क्या कुछ है आपने सुना कि एक नई कमेटी, अस्थायी कमेटी बनाई गई है, जिसमें इनका कहना है कि वो सरकारी कमेटी है। सरकार ने अपनी मर्जी से अपने लोग फिट किए हैं, बीजेपी आरएसएस के लोग उसमें फिट किए हैं और सरकार उसमें दखल अंदाजी कर रही है। वैसा होना नहीं चाहिए। एक बार फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके। जो झिंडा साहब कह रहे हैं इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, या जो कुछ भी चल रहा है उस पर अपनी राय दीजिएगा, और इसको शेयर कर देंगे तो तमाम लोग राय दे पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।